हिंदुस्तानी आइन में जाती आजादी को एक बुनियादी हक करार दिया गया है। भारत में जमानत एक इंतहाई जबरदस्त मसला है। आइन में सेक्शन 436 से 450 तक जमानत से मुतालिक दफात शामिल हैं। जराइम की नौयत को देखते हुए अदालतें इस बात पर भी गौर करती हैं कि कोई जुर्म काबिल जमानत है या नहीं। काबिल जमानत जराइम में अदालत और पुलिस पर यह लाजिम है कि वो मुल्जिम को गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान किसी भी वक्त रिहा कर दे, जबकि गैर जमानती जराइम की नौयत जरा मुख्तलिफ है। गैर जमानती का मतलब ये नहीं कि मुल्जिम को बिल्कुल भी जमानत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यह है कि मुल्जिम गिरफ्तारी या हिरासत के वक्त अपने हक के मामले के तौर पर इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब इसका मामला अदालत में ज़ेर समाअत हो तो वो अदालत में जमानत के लिए रुजू कर सकता है। संगीन जराइम जिनकी सजा 3 साल या इससे ज्यादा हो, वो गैर जमानती जराइम के जुमरे में आते हैं। काबिल जमानत जराइम के मुकदमात में जमानत देना एक ऐसा हक है जिसकी इजाजत मजिस्ट्रेट या पुलिस के जरिए मुल्जिम को दी जाती है, जबकि गैर जमानती जराइम में जमानत की मंजूरी मजिस्ट्रेट को दी गई है और इस किस्म के मुकदमात में पुलिस को कोई इख्तियार नहीं दिया जाता। इसी तरह अगर किसी मुल्जिम ने ऐसा जुर्म किया हो जिसकी सजा उम्र कैद या मौत हो, मजिस्ट्रेट को इन हालात में जमानत देने का कोई हक नहीं है, लेकिन खवातीन, बीमार या कमजोर शख्स और 16 साल से कम उम्र के बच्चे इस कायदे से बरी हैं। जमानत और कानूनी हुकूक से मुतालिक और क्या कुछ कहती हैं हमारी अदालतें, देखिए हमारी ये खास पेशकश। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद नौमान। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जमानत की। जी हां, अगर किसी को किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया जाए तो सबसे पहला सवाल होता है जमानत का। आखिर जमानत कितने प्रकार की होती है और उसे कैसे हासिल किया जा सकता है? इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट असगर खान साहब और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं रिटायर्ड एसीपी दिनेश कुमार जी। आप दोनों का हमारी इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है और आज स्टूडेंट की भी एक खासी तादाद हमारे साथ मौजूद है जो अपने सवाल आपसे पूछेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल असगर खान साहब से है कि सबसे अहम जो प्रायोरिटी हो जाती है किसी की भी, किसी मामले में अगर उसको पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वो जमानत का जो एक लफ्ज़ सामने आता है, आखिर क्या कॉन्सेप्ट है जमानत और कानून क्या कहता है इस मामले में? देखिए, सबसे पहला सवाल तो यही है कि किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किया गया है, जुर्म कितना संगीन है। इस बात को जुर्म की संगीन होने की वजह को लेकर जमानत 2 तरह की होती है। एक जमानती बेलेबल ऑफेंस होते हैं, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। जमानती और गैर जमानती, गैर जमानती और जमानती। तो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं उनमें जमानत आपको कोर्ट से लेना होगी। हालांकि अभी रिसेंटली एक कुछ जजमेंट आए और उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गैर जमानती सेक्शन हैं उनमें भी पुलिस को किसी हद तक, जिसमें कि डेथ सेंटेंस नहीं है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है या 10 साल से कम की सजा है 7 साल तक के में, तो वो पुलिस को इख्तियार दे दिया गया है कि वो उसमें ज़मानत दे सकते हैं, तमाम उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनज़र रखते हुए। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि साहब जो ऑफेंस है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। अगर बेलेबल है तो एज ए मैटर ऑफ राइट यू कैन आस्क द बेल। आप जाएंगे पुलिस के पास, कहें भाई मेरे ये केस है और इसमें आप मुझे ज़मानत दे दें, ये मेरे ज़मानती हैं, वो उसमें एक ज़मानतनामा अपने पर्चा भरेंगे और आपकी ज़मानत हो जाएगी। वरना आप यही प्रोसेस कोर्ट में भी अप्रोच कर सकते हैं, ना जाकर जिनको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहते हैं, जो किसी केस की देखभाल करते हैं, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं पुलिस में, वो भी उसमें ज़मानत दे सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है या आप नहीं जाना चाहते किसी वजह से थाने, तो आप कोर्ट जाके भी यही प्रोसेस इख्तियार कर सकते हैं, कोर्ट में दरखास्त देके कि ये ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है, आप हमारा जमानतनामा ले सकते हैं। यानी अदालत से भी मिल जाएगी और उससे पहले थाने से भी, अगर थाने से भी बेलेबल ऑफेंस मिल सकती है। दिनेश जी, किस तरह से थाने से किस तरह से जमानत मिल जाती है? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है, तो कितना आसान होता है थाने से बेल हासिल कर लेना? एक्चुअली जो अभी एडवोकेट साहब ने बताया जी, नंबर 1 कि आपका एक्शन क्या है, एक्शन पे सेक्शन लगता है जी, और अकॉर्डिंग टू एक्शन उस पे सेक्शन लगा। सेक्शन क्या लगी, सपोज करो फॉर द एग्जांपल, अगर किसी की कोई
स्टैबिंग हुई, अगर वो हाथ में पैर में आ गई और वो अंडर सेक्शन 324 आईपीसी के तहत है, उसकी बेल होगी। लेकिन कई बार क्या है कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, 307 है, तो उसमें बेल कोर्ट से होगी। कुछ ऐसे केसेस हैं एक्सीडेंट के, सिंपल एक्सीडेंट के, तो आप आयु के पास जाएंगे, आयु को अपने डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, जमानती पेश करेंगे, और उसमें बाकायदा लिखा होगा जमानतनामे पे कि कोर्ट व पुलिस जब भी तलब करेगी आपको हाजिर होना होगा, और वो उस पर जमानती के लिए होगा और वो उसकी जमानत ले सकते हैं। कुछ 188 के केसेस है, कुछ और सिंपल हैं जो ऐसे पेटी ऑफेंस भी है जिनमें आप बेल पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हिनीस केस हैं जिस तरह के मर्डर, रॉबरी, डकैती, वो आप कोर्ट से उसकी बेल कराएंगे। बेल कितने तरह की है? नंबर 1 पुलिस में। सर सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे छोटे मामले ऐसे हैं जिनके अंदर अगर कोई फंस जाता है, उलझ जाता है, तो थाने से हो सकती है उसकी बेल। जैसे वो मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे, कौन कौन से ऐसे मामले? अगर कई बार क्या होता है कि 283 आदमी सामान फैला रखा है, 283 आईपीसी का केस रजिस्टर हुआ, तो उसकी बेल वहीं के वहीं हो जाएगी, उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना कोर्ट की जरूरत है, ना कोर्ट जाने की जरूरत है, उसका केस रजिस्टर हुआ लेकिन उसकी बेल वहीं होगी। 279, 337, 338 आईपीसी, क्योंकि सिंपल एक्सीडेंट में 337, और अगर ग्रीवियस है 338, 279 आईपीसी में आप पुलिस स्टेशन उसकी बेल लेनी चाहिए। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब सिंपल एक्सीडेंट है, बेल है, और लगता है कि ये आदमी कहीं बाहर का नहीं, भागेगा नहीं, जमानती ठीक है, तो उसकी बेल आप पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं जी। सेकंड, ऐसे केसेस हैं जो आप हीनियस केस देखेंगे, तो हीनियस केस में कैसे है? अब कई बार कैसे कई आदमी कहते हैं कि जी हमारा ये जो केस है हीनियस केस में आप बेल क्यों नहीं लेते? ये एक लॉ प्रोविजन है, जो भी कानून बना है, आईपीसी है। आईपीसी 1860 में तैयार हुई, लॉर्ड मैकिले ने इसको बनाया था आईपीसी के तहत। और सीआरपीसी क्या है? उसका प्रोसीजर है जी, कि हमारा प्रोसीजर है कि उसके तहत हम बेल लेंगे। अब आप देखेंगे 438 है, 439 है, तो इनके बेस एक एंटीसिपेटरी बेल भी होती है। एंटीसिपेटरी बेल में कई बड़े होते हैं कि भाई हमारी बेल क्यों हुई, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई साथ को एक्यूज होते हैं जी, किसी का जुर्म ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, कई एलिबाई लेते हैं, किसी का नाम आ गया, अगर वो कलकत्ता, बॉम्बे, आउट ऑफ स्टेशन है, उसका नाम एफआईआर में है, तो वो जज और वो जाके उसकी वेरीफाई करेंगे आईओसी, वो नहीं है तो एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हैं। लेकिन ये छोटे मामलों में जिसमें आपने बताया कि जमानत थाने से मिल सकती है, आप पेशे से वकील हैं, क्या इन तमाम मामलात में जमानत के लिए जो थाने से मिल सकती हैं वहां भी वकील की जरूरत होती है, या कोर्ट के जो मामलात हैं उनमें ही वकील की जरूरत पड़ेगी? अगर आप सच पूछें तो वकील की जरूरत तो कोर्ट में भी नहीं है। अगर आप चाहें तो इन पर्सन पेश हो सकते हैं, इन पर्सन आप जमानत मांग सकते हैं, और थाने में भी। लेकिन चूंकि कानून के जानकार होते हैं, इसलिए लोग ज़रूरी समझते हैं कि भाई कहीं कुछ कमोबेश ना हो जाए तो वकील को साथ ले लें, तो अच्छा ही है कि साथ ले लें। तो वैसे जहाँ ज़रूरत का सवाल है वो तो ये कि थाने में भी और कोर्ट में भी इन पर्सन आप पेश होकर अपनी बात कह सकते हैं, रख सकते हैं, आपको इस बात की इजाज़त है हर कोर्ट में। अब सवाल ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अभी दिनेश भाई साहब ने बताया जी, और बिल्कुल सही बताया कि भाई छोटे एक्सीडेंट के केसेस नहीं हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिनको कि आपको देखने में वो बड़े लगेंगे। जैसे एक्सीडेंट की केस की जिक्र आया तो मेरे जहन में बात आई कि छोटी चोट लग गई किसी की, 337 हो गया, आपने जैसे बताया बिल्कुल ठीक है। कहीं अगर कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो गया उसको भी ज़्यादा बड़ा नहीं मानते, 338 उसमें हो गया। अपार्ट फ्रॉम सेक्शन जो रेशन नेग्लिजेंस का है वो 279 है, तो उसके अलावा ये चोटों से मुताल्लिक है। इसी तरीके से अगर किसी की डेथ भी हो गई है उसमें एक्सीडेंट में तो वो भी अवेलेबल है। हालांकि आपको देखने में ये लगेगा अरे यार ये तो डेथ हो गई जी, कभी कभी आदमी सोचता है कि मर्डर हो गया, नहीं वो चीज़ अलग है, कहीं रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में। लेकिन यहाँ एक मामले के तहत मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो पिछले दिनों दिल्ली में एक वाकया हुआ उसके अंदर वो 302 का मामला फिर आगे चल करके बना, तो उसमें क्या रीजन हो जाता है इस तरीके से? वो अगर आपको ये लग जाए, और बहुत सारे जैसे BMW केस हुआ कि उसमें बाकायदा उन लोगों को 302 उन्होंने कोर्ट ने कहा और बाद में सजा भी करी। उसमें जब कोर्ट को या एडमिनिस्ट्रेशन को या प्रोसिक्यूशन को अगर ये एहसास हो कि नहीं ये रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में डेथ नहीं हुई है, ये जानबूझ के मारा गया है। जैसे एक केस जो BMW जिसका जिक्र किया मैंने कि वो लाके उन्होंने पहले एक बार उसको हिट किया, उसके बाद पीछे लेके गए, फिर दोबारा से जब आप उसके लेना था, इसका मतलब दोबारा तो आप डेलिबरेटली कर रहे हैं। डेलिबरेटली मीनिंग यार भाई यू आर डूइंग डेलिबरेटली, तो अब वो तो जाहिर बात है मर्डर हो गया अगर आप किसी को जान के मार रहे हैं। हाँ, अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में हो गई तो आपको देखने में तो ये लगेगा ये डेथ हो गई,
ये बड़ा, लेकिन वो भी बेलेबल है। बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो आपको लगेंगे, लेकिन चूंकि आपकी उसमें कोई गलती नहीं है या मामूली सा कानून की नज़र में है तो बेलेबल है। लेकिन नॉन बेलेबल में भी मैंने जैसे अभी अर्ज किया आपसे कि कई केसेस में अब कुछ जजमेंट आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, जिसमें इजाज़त दे दी गई है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आप इसको जज करें और इसमें अगर आपको लगता है कि जमानत होनी चाहिए तो उसमें कर दें। जैसे मैट्रिमोनियल की भी अभी आप दिनेश भाई भी जिक्र कर रहे थे, तो उसमें हस्बैंड के रोल के अलावा बहुत सारे नाम लिखवा देते हैं, सास ससुर, भाई बहन, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और पड़ोसी तक का। तो उन लोगों को अब कानून ने कहा नहीं भाई, ये जबरदस्ती कानून का मिसयूज है, आप नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें उनको बेल दे देनी चाहिए। तो यानी अब ये जो प्रोसेस था इसके अंदर अब आयोग के पास ये अधिकार जो है वो आ जाएगा, क्योंकि आपका दिनेश जी आपका एक तजुर्बा रहा, वीमेन सेल भी आपके पास रहा, आपने देखा उसमें, और इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखवा दिया जाता है। तो अब ये इख्तियार पुलिस के पास होगा कि वो उनको छोड़ सकते हैं जमानत पर। एक्चुअली देखिए कैसा है कि कोई भी लड़की या लड़का, उसकी मैरिज होती है, मैरिज के बाद कुछ दिन के बाद डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा होता है। झगड़ा किसी भी बात में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पैसे की वजह से हुआ, आपस में आजकल जो नए बच्चे हैं उनकी ईगो होती है, ईगो के कारण झगड़ा होता है। उसके बाद वो फिर एक प्रोसीजर है, आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाएंगे, अगर कोई तो वो पहले आपको वुमेन सेल भेजेंगे। दिल्ली के अंदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल है, वो वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग होगी, पहले उसकी डेट होगी, आईओ जिसको भी मार्क होगा वो उसे कॉल करेगा, आपके जो कंप्लेनेंट है उसकी पूरी बात सुनेंगे, उसके बाद दूसरे हस्बैंड को बुलाएंगे, उसके बाद काउंसलिंग होगी। एक ये प्रोसीजर है। काउंसलिंग के बाद अगर वहीं कुछ नहीं होता उसके बाद केस रजिस्टर होता है। कुछ तो ऐसे केसेस मैंने देखे कि वहीं पे आके उनके फैसले हो गए, उनका सामान वापस लिया। कुछ ऐसे हो गए समझाने से, हमारे काउंसलिंग से, और वापस भी काफी केसेस गए। जो केसेस ना तो वापस जाते हैं ना कोई फैसला होता, उस केस में क्या है कि एक केस रजिस्टर होगा, लेकिन केस रजिस्टर में आजकल क्या सिस्टम है, जैसे ही केस रजिस्टर हुआ तो लड़के वाले सोचते हैं कि इनको सबको अभी गिरफ्तार कर लें, लड़के वाले सोचते हैं हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लॉ है, प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। केस रजिस्टर के बाद फिर उनकी जैसे स्टेटमेंट लेंगे, जो डोरी आर्टिकल है उसकी लिस्ट भी लेंगे, जो विटनेसेस है उसकी लेंगे, उनके साथ पहले कभी वारदात हुई, कोई पुलिस रिपोर्ट हुई है या ना हुई है, कितनी क्रूरल्टी हुई है, उसमें 498A और 406 IPC ये दोनों सेक्शन लगेंगी। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लिया एक के 3-4 बहन भाई हैं, सिस्टर इन लॉ की शादी होगी, वो कई बार आउट ऑफ स्टेशन है, कैलकाटा है, बॉम्बे में है, लेकिन वो फोन लिखवाएंगे कि जी फोन से मेरे हस्बैंड को या मेरी ससुर को, सास को मिसगाइड करी है, लेकिन ऐसी स्टेज में उसने कुछ किया ही नहीं, खाली फोन पे है, तो एंटीसिपेटरी वो बेल लगाएंगे। बेल होती है तो लड़की नाराज होती है कि इसकी बेल कैसे हुई, लेकिन क्योंकि वो है ही नहीं वहां पे, उसकी शादी हो गई, 10 साल हो गए, वो इतना बात तो करेगी, इज ब्रदर, वो उसका रिलेशन तो रखेंगे, लेकिन अगर खुद स्टेज में आए वो भी तो अपने भाई से बात करेंगे। अगर वो कहीं प्रूव कर देते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, अगर वो आए हैं, अगर वो बीच में आए हैं, जिस तरह से कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि कईयों के पास आजकल रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने दहेज की डिमांड की या भाई को उकसाया कि इसको मैन हैंडलिंग करो या किसी है, तो वो तो डिजर्व करती है। कॉल डिटेल्स आ जाती हैं कि सर मैं इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? जी, एक तो बात यही कि जैसे अभी दिनेश भाई ने बताया, बिल्कुल ठीक है कि ये 498A और 406 की बात करी। 406 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है और 498A डिमांड ऑफ डावरी एंड क्रूरल्टी, ऑल दैट। अगर कोई और वारदात हो गई है इसमें, कहीं आपने उसमें झगड़ा कर लिया और कुछ चोट वगैरह लग गई, तो वो सेक्शन भी अब इसी FIR में ऐड हो जाएंगे, कोई अलग से और FIR नहीं होगी, इसी में FIR के अंदर उनको शामिल इसी में और सेक्शन ऐड हो सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों को लेके और आपका झगड़ा हुआ, चोटें लग गई, कुछ भी हो गया, कुछ ज़्यादा हीनियस हो गया, मान लीजिए 307 भी लग रही है, तो वो भी इसी FIR में लग जाएगी, फिर उस हिसाब से उसको देखा जाएगा। एक ज़रूरी, चूंकि सब्जेक्ट आज का बेल है जी, इसलिए एक ज़रूरी बात यह भी है कि जो आपने शुरू में सवाल किया था कि बेल होती कितने तरीके की है, जी वो ज़रूर जानना चाहिए, वो सबसे ज़रूरी अहम सवाल है आपका। तो बेल एक तो रेगुलर बेल होती है, एक एंटीसिपेटरी बेल होती है, ये 2 बेल होती हैं खास। क्या फ़र्क है इनमें? और रेगुलर बेल आप कोर्ट जाके, व्हेन यू आर इन जुडिशियल कस्टडी, जब आप जेल में हैं तो जो आप कोर्ट में बेल लगाएंगे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, वो रेगुलर बेल कहलाएगी। अगर आप बाहर हैं, कोई क्राइम हो गया
किसी एफआईआर में आपका नाम आ गया और आपको पता चल गया, तो चूंकि बेल जो है, जमानत लेना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 21 में मेंशन है कि ये पर्सनल लिबर्टी है। हाँ, ये आदमी अपने अधिकार के तहत, अपने अधिकार के तहत, ऐसा नहीं है कि कोई आप जा रहे हैं तो, और वहां भी अपना अधिकार और अपने आप को जब इनोसेंस आप साबित कर देते हैं तभी कोर्ट आपको बेल देता है, या कोई वजह खास बताते हैं तभी आपको बेल मिलती है। और बहुत सारी वजहें होती हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि जैसे आपका कैरेक्टर क्या है, एंटीसीडेंट्स क्या है, आपका एंटीसीडेंट्स क्लीन है या नहीं है, या कितना टाइम हो गया, डे टू डे कस्टडी इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम जहां बात कर रहे थे कि रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल जी, और इन दोनों ही में एक और चीज शामिल है, इंटरिम बेल जी। चाहे आप रेगुलर बेल लगा रहे हैं, आप जेल में जी। हैं और वहां से आप कह रहे हैं कि सब हमें बेल दे दी जाए, हाँ। ये ग्राउंड्स हैं, ये वजह है, हम इसमें शामिल नहीं थे क्राइम में या कुछ भी। जैसे अभी दिनेश भाई ने बताया कि प्ली ऑफ एलिबाई भी हो सकती है। मान लीजिए आप इलाहाबाद बैठे हुए, यहाँ आपका नाम आ गया, या मुल्क से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं आप, कितनी तो कभी कभी कितने मामलात में ऐसा होता है कि मुल्क से बाहर है, उनका भी नाम आ जाता है उनका, वो कौन सी जमानत लेंगे? वो नहीं, वो एंटिसिपेटरी के लिए जाना चाहिए। अगर वो अरेस्ट नहीं हुए, अगर अरेस्ट हो चुके हैं तो मजबूरी है, फिर तो रेगुलर बेल ही लगाना है। लेकिन अगर अरेस्ट नहीं हुए हैं, मान लीजिए प्ली ऑफ एलिबाई है और बिल्कुल सही है, इफ ए पर्सन इज अब्रॉड एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, तो क्या करेगा, वो क्यों जाएगा जेल? तो इसलिए वो एंटिसिपेटरी लगाएगा। तो रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल जो बाहर से बाहर आप लगा सकते हैं। और इन दोनों में ही अगर आप कोर्ट समझती है या आप समझते हैं कि नहीं साहब अभी अभी बेल हमें लेना जरूरी है, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है, किसी की कोई किसी क्राइम में जेल चला गया, उनकी बेटी की शादी है, घर में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ऑफेंस उसका नॉन बेलेबल है और उसके साथ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि घर में कोई बीमार है, किसी की डेथ हो गई है या उसकी शादी है, उस सिचुएशन में भी उसको जमानत दी जाएगी। उस सिचुएशन में उनको इंटरिम जमानत कोर्ट दे देती है, यानी एक महदूद जमानत कि आपकी मतलब शादी है तो आपको कितने दिन चाहिए, सब मुझे अरेंजमेंट भी करना है, मुझे 1 महीना चाहिए। तो कोर्ट जो भी सर्कमस्टांस को मद्देनजर रखते हुए फिट एंड प्रॉपर समझती है कि 1 महीना नहीं तो 15 दिन 8 दिन जितने भी, तो वो उतने जमानत उनको इंटरिम जमानत दे देती है। ये दोनों में ही पॉसिबल है, रेगुलर बेल में भी और इंटरिम में भी। इंटरिम में भी आप कहेंगे क्यों जरूरत है, जब बाहर है तो फिर बाहर है जी, फिर उसमें सॉरी एंटिसिपेटरी में क्या जरूरत है इंटरिम बेल की, बाहर है तो बाहर है। लेकिन ये कि एंटिसिपेटरी बेल में भी अगर हमें किसी जगह शामिल होना है जी, किसी फंक्शन में, या किसी की डेथ हो गई है और हमारी इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल पेंडिंग है, तो हम वहां जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भाई इतने टाइम के लिए तो हमें इस ग्राउंड पे दे दो, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अब आगे क्या, अब लीगल कार्रवाई क्या है। नंबर 1 एक और बेल है इसके अलावा जिसे हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं जी, ये भी बड़ा अहम है। डिफॉल्ट बेल वो कि जो प्रोसिक्यूशन की या पुलिस वालों की गलती से कोई उसमें लैकूना हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हर चीज का एक वक्त महदूद है। आप जब चालान किसी केस में एफआईआर होती है और आपने उनको अरेस्ट कर लिया, जब आपने उनको अरेस्ट कर लिया तो उसका एक वक्त शुरू हो गया कि साहब वो जेल चला गया मुलजिम। अब उसके कागजात जिसे हम चालान कहते हैं, सबसे पहले तो 24 घंटे के अंदर उसको 24 घंटे के अंदर उसको तो पेश करना है। पेश करके या तो पुलिस उसका पुलिस रिमांड मांगेगी या पुलिस उसको जेल में, अगर पुलिस रिमांड की जरूरत नहीं है, मान लीजिए कुछ रिकवरी करनी है, उसके स्टांस पे किसी और को एक्यूज को पकड़ना है या कुछ और कागजात रिकवर करना है या कुछ भी है, कोई वजह है, तो उसके उस ग्राउंड पे उनका पुलिस रिमांड मांगेंगे। पुलिस रिमांड कोर्ट अगर समझेगी तो अलाउ करेगी, नहीं समझेगी तो नहीं करेगी, और वो भी उतने वक्त का जितनी कोर्ट मुनासिब समझेगी। आपने अगर कहा कि साहब मुझे इनको 4 दिन का पुलिस रिमांड चाहिए, तो पूछेंगे भाई क्यों चाहिए 4 दिन का? तो साहब इनको मेरिट से कुछ रिकवर करके लाना है। एक मोटरसाइकिल चोरी में थी, एक कार थी, रिकवरी के लिए मेरिट क्या, मेरिट तो यहाँ पास है, 2 दिन का लो, 4 दिन का नहीं, 2 दिन का हम दे। ठीक है, तो वो सब कोर्ट भी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले देती है। इसी तरीके से डिफॉल्ट बेल की मैं जो बात कर रहा था जी, वो बड़ा अहम है कि अगर कोई बंदा अंदर चला जाता है और उसमें तो अलग अलग जैसे हीनियस क्राइम है जिनमें लाइफ है या 10 साल से ज्यादा की है, तो उनमें 90 डेज टाइम है, टाइम बाउंड चार्जशीट दाखिल करने का, इफ द एक्यूज इन जुडिशियल कस्टडी, जब वो जेल में है। तो अब अगर मान लीजिए 90 डेज से 91 डेज हो गए, हाँ, और वो चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, तो एज ए मैटर ऑफ राइट एक्यूज कैन आस्क द बेल, मांग सकता है वो कि भाई मेरा राइट है, ये डिफॉल्ट बेल, उसे डिफॉल्ट बेल। इसी तरीके से जो
ज्यादा हीनियस नहीं है उनमें 60 तो ऐसी डेज है। सिचुएशन में जमानत देनी ही पड़ेगी अगर वो 90 डेज से ऊपर हो। यस देना पड़ेगी। आप अगर जी। तो वो एप्लीकेशन लगाता है। दिनेश जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि आप क्या। पहले मैं जैसे था कि पहले कई केसेस ऐसे हैं जी कि जिसमें पहले 90 डेज का था, जी लेकिन अब कम करके 60 डेज का कर दिया। जी आप जैसे देखेंगे आजकल के न्यू, जैसे आपने देखा कि सेक्शन में अमेंडमेंट हुई है। जी एक तो 354 में अमेंडमेंट हुई और 376 में। जी 376 में भी अमेंडमेंट हुई, इसमें ABCD और वुमेन्स के भी। जैसे आप यू टीजिंग का है, ABCD 3 तरह की है। जी। पहले सिर्फ एक ही सेक्शन थी, ओनली यू टीजिंग 354, लेकिन अब अलग अलग सेक्शन है। अब मैं 354 भी बता रहा हूँ क्योंकि आपके दर्शक भी देख रहे हैं, जी। और इनको भी दर्शक के पता पास होगा बहुत व्हाट सारे इज द सवाल भी हैं, डिफरेंस। उन सवालों को भी हम शामिल करेंगे बहुत जल्दी तो ताकि मैं आप हाँ, और दूसरा ये कि जब भी कोई, आप जैसे थाने में तो बेल ले ही सकते हैं, लेकिन कई बार आदमी कहते हैं हम बेल नहीं ले रहे। कई बार क्यों नहीं लेते उसका बात मैं भी बता रहा हूँ। कोई ऐसा केस झगड़ा हो गया जिससे बाहर पब्लिक में हंगामा हो गया कि अगर इसे इस टाइम छोड़ देंगे तो बाहर हंगामा भी हो सकता है, हंगामा हो सकता है, तो मतलब उस टाइम कोई बेल लेने के लिए आता भी नहीं, ना घर वाले, ना दोस्त, ना पड़ोसी, कोई नहीं आता। तो ऐसी स्टेज में कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, नंबर 1। जी दूसरा, अगर जैसे आप वुमेन्स हेल्थ के केसेस जो बता रहा हूं आपको, कि अब ACP जो एरिया का है, कोई भी 406 498 केस होगा, पहले उसे परमिशन लेनी होगी कि इसके अरेस्ट ग्राउंड है, ACP परमिशन देंगे। अगर पेरेंट्स को करना है तो ज्वाइंट कमिश्नर देंगे। तो अब प्रोविजन में चेंज हो गया है, ये नहीं कि पहले केस रजिस्टर हुआ पूरी फैमिली को अरेस्ट करते थे, अब नहीं करेंगे। अब पहले उसके पूरे फैक्ट्स आने चाहिए, ग्राउंड्स बनते या नहीं बनते, नहीं तो वो फिर वैसे भी चालान करके और दाखिल कर देते यानी हैं। पहले तफ्तीश करेंगे आप, तफ्तीश के तब- बाद के तब बाद में तफ्तीश उसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर। यस, उसकी पहले एविडेंस कलेक्ट होगी, उसके डोरी आर्टिकल्स के होंगे, इसके साथ जो भी झगड़ा हुआ कभी पहले का बाद का, वो सारा फाइल में आएगा। उस पर ग्राउंड्स लिखेंगे कि इसके अराउंड ग्राउंड्स बनते हैं और हम इसे अरेस्ट करेंगे। तो लेकिन पेरेंट्स का था पहले, चाहे पेरेंट्स है, बहन भाई है, पूरा परिवार बंद हो जाता था। जी तो अब ऐसा नहीं है। अब कई बार क्या होता है, ऐसे केसेस है, जैसे कई सुसाइड केसेस है, जी तो सुसाइड केसेस में बेल नहीं ले सकते, कोर्ट लेगी, वो कोर्ट ही लेगी। लेकिन कई, क्योंकि सुसाइड केस है ये, उसमें 306 भी लग सकता है, 304 भी लगता है, जी। अलग अलग सेक्शन मेंशन है। जैसे अमेंडमेंट हुई है तो अमेंडमेंट के हिसाब से लेकिन according to परिवार के section- लोगों, तो आपने बताया कि काफी हद तक देखा जाए तो परिवार सेफ हो गया है, पहले तफ्तीश होगी। अगर सीधा सीधा हस्बैंड लेकिन वो वाइफ का लेटर झगड़ा लिख होता जाती है है, suppose और करो- उसके अंदर हस्बैंड के लिए FIR कट गई है विमेन सेल के बाद Yes. में, तब उसमें क्या पोजीशन है? लेकिन देखिए 306 है, किसी लड़की ने सुसाइड किया कैसी भी, और वो लेटर लिख के गई, सुसाइडल नोट बोलते हैं उसे। जी अगर सुसाइडल नोट लिखा, सुसाइडल नोट में नाम लिख दिया कि इन्होंने मुझे हरेस किया, इनकी वजह से मैं जा रही हूँ, तो या तो वो अरेस्ट होंगी या उन्हें एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई होगी। किसका कितना रोल है अकॉर्डिंग टू वो जज साहब देखेंगे। लेकिन इसमें एंटीसिपेटरी बेल सबको मिल सकती है, नहीं। इंक्लूडिंग हस्बैंड। हस्बैंड का, क्योंकि उसका रोल देखेंगे, हो सकता है वो 6 महीने से बाहर रह रहा है और वो लिखे कि अभी 6 महीने से बाहर ही आया नहीं, तो ना आना तो एक वो मजबूरी है, कई बार सर्विस करते हैं, ऐसे हैं। क्योंकि उस टाइम कोई ऐसी बात तो ही नहीं, खाली फोन पे बात होगी, फोन पर उसने कितना उकसाया, अगर उसके पास रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग के फैक्ट देखेंगे, उसकी बेल नहीं होगी। और इस तरह की कोई नहीं बात हुई तो वो जज साहब उसको अच्छा वेरीफाई करेंगे। उनके जो एडवोकेट्स हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, एक्यूज पे होता है, एक्यूज पर। बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पे, एक्यूज बताएगा ये मेरा कसूर है या नहीं है, तो वो उसके हिसाब से उसकी बेल बनती है। अलग अलग डिफरेंस। एक चीज और बता रहा हूँ मैं जी, आपको, जरूर। जैसे एक सिंपल झगड़ा हो जाता है, अमूमन देखा गया है किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने हल्का डंडा मार दिया, धक्का दे दिया, ऐसे, तो उसमें MLC कटी तो सिंपल आएगा। तो अब सिंपल और ब्लंट आ गया तो उसमें 323, साथ में रोक के मारा 341, 2 3 है 34। तो जैसे सेक्शन लगेंगी, आपने FIR कटवा दी, लेकिन कंप्लेंट सोचता है कि इसको अभी अरेस्ट नहीं किया, उसकी बेल बनती है। जी अब वो सोचते पुलिस से कोई न कोई इनका साठगांठ हुई या पुलिस को प्रेशर में लिया, इसलिए बेल हुई, लेकिन बेल आमतौर पर बनती वो है। अपने अधिकार के तहत वो बेल ले रहा यस, है। लैक ऑफ नॉलेज है उनको, जी। उनको पता नहीं कि अभी ये बेल ले सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग समझते हैं कि पुलिस से सेटिंग हो गई है, पुलिस को उन्होंने वो- पैसा खिला वो दिया बेल है और बनती इसलिए है। जमानत मिल गई, ये उसका अधिकार है। इवन दो अगर फ्रैक्चर भी है जी तो 325 में बेल बनती है। जी तो जो अकॉर्डिंग टू है आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वकील से पूछ सकते हैं और किसी से पूछ सकते हैं कि क्या इसमें बेल बनती है। जी। बनती हो तो बनती है, लेकिन वो फिर भी कई हंगामा करते हैं, पुलिस ने क्यों बेल ली। जी। एक आखिर में एक सवाल लेना चाहेंगे,
हमारे साथ ऑडियंस है, आपके पास कोई सवाल जो आज के इस प्रोग्राम में आप पूछना चाहें? नमस्कार सर, मैं स्नेहा सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सर मेरा आप दोनों से सवाल है। अभी आपने दो तरह की बेलों के बारे में बताया, एक रेगुलर बेल और एक एंटीसिपेटरी बेल। तो मेरा रेगुलर बेल से सवाल है, जैसे नॉन बेलेबल व्यक्ति है, उसको रेगुलर बेल उसके लिए किस हद तक सही है? जैसे वो तो ऑलरेडी नॉन बेलेबल व्यक्ति है, तो वो उसको हमेशा 60 गांठ में रहेगा बाहर जाने के लिए, तो उस पर आपकी क्या व्याख्या है? नॉन बेलेबल और बेलेबल में डिफरेंस समझिए पहले। बेलेबल वो ऑफेंस होते हैं कि जिसके अंदर पुलिस स्टेशन में भी उसकी बेल हो जाती है, नंबर 1। दूसरा, नॉन बेलेबल, वो एक कोई भी एक्यूज पुलिस स्टेशन से अरेस्ट होगा, अरेस्ट होने के बाद विद इन 24 आवर्स कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, वहां जाने के बाद उसकी बेल एकदम से नहीं लगेगी, क्योंकि राइट है बेल लगाना। अगर नहीं लगता जज साहब को कि इसमें केस नहीं बनता, नहीं लेंगे। हो सकता है वो 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, मैक्सिमम एट ए टाइम 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी भेजेंगे। 14 दिन के बाद फिर एक्यूज वहां से जेल से आएगा, तो उस टाइम फिर दोबारा अप्लाई करेंगे। कई लेकुना होते हैं, दूसरे एडवोकेट लेकुना निकाल के लेके आते हैं कि इसकी बेल बनती है या नहीं बनती है। कई सेक्शन ऐसी हैं कि उसमें 1 महीना 2 महीना, तो वो उसकी रेगुलर बेल का ये नहीं कि थाने से होगी, वो जज साहब लेंगे। उसमें जैसे ASJ हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट जज हैं या सेशन जज जो हमारी बेल लेंगे, वो ही ले सकते हैं, और कोई नहीं है कि अगर जैसे लोअर कोर्ट का नहीं बनता वो नहीं लेंगे। तो जैसे आप मर्डर है, रेप है, डकैती है, इसमें जरूरी नहीं ले, इनमें बेल होती भी नहीं कई बार। लेकिन कई मान लिया 10 आदमियों के नाम लिखे, 5 के नाम लिख दिए, उसमें किसका कितना एक्शन है उसके हिसाब से वो उसकी बेल लेंगे, ना कि और जो मेन है। अब कोई आ गया, जैसे एक स्मॉल रिएक्शन मैं खान साहब का भी चाहूंगा इस पर, इसी सवाल पर। देखिए बिल्कुल सही, जहाँ दिनेश भाई बता रहे थे बिल्कुल सही बात थी कि अगर किसी केस में कई लोगों के नाम आ गए तो उनकी बेल उनके रोल पर डिपेंड करेगी। मान लीजिए किसी का कोई रोल नहीं बनता है तो फिर उसकी बेल हो जाना चाहिए, और लेकिन ट्रायल से अलग नहीं किया जाएगा। ही विल फेस द ट्रायल एंड अगेन ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो किसी तरीके से अगर उनको बेल मिल भी गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बेकसूर हो गए और बेकसूर हो गए या वो घर चले, ऐसा नहीं। उसका ट्रायल से, मेरिट से केस की कोई मतलब नहीं। हाँ, उस वक्त पे ये देखा गया कि जैसे अभी एक बात आई कि भाई वो प्ली ऑफ एलिबाई कहीं बाहर है, ये चलिए अगर वो मौके पे भी हैं तो हमने कहा एक झगड़े में एक मारने वाला है, एक बचाने वाला है, नाम दोनों के आ गए FIR में, तो जो बचाने वाला है उसका कसूर नहीं हुआ ना। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें, यहां तक कि बेल की एक ग्राउंड डे टू डे कस्टडी भी है। चूंकि अगर कस्टडी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको प्री ट्रायल पनिशमेंट कहा जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि साहब आप, एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मौके पर कि किसी भी वजह से अगर 99 क्रिमिनल छूट जाते हैं तो छूट जाए, लेकिन एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए। बहुत खूब, यानी एक बेकसूर एक भी नहीं फंसना चाहिए, बेकसूर बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब बात कही है। इस चक्कर में 99 क्रिमिनल छूट जाए कोई बात, यानी एक बेकसूर। कोशिश यही की गई है कि देश का जो भी एक नागरिक है उसके अधिकार, उसके हुकूक जो हैं वो बचे रहें और वो किसी भी मामले में नाजायज जो है नहीं फंसने पाए। इन्हीं अल्फाज के साथ आज की इस पेशकश को हमें यही मुकम्मल करना होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने दोनों मेहमानों का, तमाम स्टूडेंट्स का, कि आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, आप भी अपने राय मशवरे हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं और छोड़े जाते हैं आपको कानून से मुताल्लिक अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए और खास मौजू पर गुफ्तगू करते हुए। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। हिंदुस्तानी पैनल कोड के सेक्शन 96 में कहा गया है कि किसी शख्स और जायदाद के निजी दिफा का हक उस वक्त शुरू होता है जब किसी शख्स या इमलाक को खतरे का माकूल अंदेशा पैदा होता है। इसका मतलब है कि किसी शख्स को अपने आप को या अपनी इमलाक को किसी आने वाले खतरे से बचाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने का पूरा हक है।